तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। कल मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक करा चुका था। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर हम चर्चा करते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है इस सारणी का मान आपको जीरो दिया हुआ है और आपको ये हल करना है। इसका मतलब ये होता है, हल करने का मतलब है इस समीकरण में जो अज्ञात राशि है उसका मान ज्ञात करो। यदि आपको उस समीकरण में ये कहे कि हल करो, इसका मतलब है उस समीकरण से आपको अज्ञात राशि का मान निकालना है। अब देखो, मैं आपको पहले बता चुका हूं, आप सारणी के गुणधर्मों की सहायता से सारणी का मान निकालेंगे। तो आपको सारणी के संख्या इस प्रकार से लगानी है कि या तो उसमें जीरो बन जाए या फिर उसमें से आपकी जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाए। अब देखो, यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। अर्थात जब आप x में से x को घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? जीरो। अर्थात x कैंसिल हो जाएगा। तो आप यदि r1 को चेंज कर देते हो r1 माइनस r3 से, तो देखिए x में से x घटाना पड़ेगा आपको, तो एक क्या मिलेगा? सिर्फ x गायब हो जाएगा। इसी प्रकार से जब आप r2 को चेंज करते हो r2 माइनस r3 से, जब आप r2 को चेंज करते हो r2 माइनस r3 से, तो आप x माइनस 4 में से x माइनस 8 घटाएंगे तब भी आपका x से x कैंसिल हो जाएगा। तो आप एक दूसरी संख्या को एक पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को घटाकर क्या कर सकते हो? उस संख्या को आसान बना सकते हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम r1 को चेंज करेंगे r1 माइनस r3 से और r2 को चेंज करेंगे r2 माइनस r3 से। तो देखिए, आप r3 में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, इसलिए r3 को पहले ऐसे कैसे लिख देंगे? तो ये हो जाएगा x माइनस 8, 2x माइनस 27, 3x माइनस 64। अब देखिए, आपको r1 चेंज करना है r1 माइनस r3 से, अर्थात आपको x माइनस 2 से घटाना है x माइनस 4। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 4 क्या मिलेगा आपको? प्लस के 2। अब देखिए, 2x माइनस 3 में से आपको घटाना है 2x माइनस 9, तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस के, ये माइनस के 3 और ये प्लस के 9, तो क्या बचेगा बताइए? 6। इसी प्रकार जब 3x माइनस 4 में से 3x माइनस 16 घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? 12। अब देखिए, आपको r2 चेंज करना है r2 माइनस r3 से, तो x माइनस 4 में से क्या घटाएंगे? x माइनस 8, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 4। इसी प्रकार 2x माइनस 9 में से आपको घटाना है 2x माइनस 27, तो ये आपको मिलेगा प्लस के 18। इधर देखिए, 3x कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस के 16 प्लस 64, तो ये हो जाएगा आपका 48। क्या हो जाएगा? प्लस के 48। क्लियर है सभी को? अब देखो, आप r1 में से 2 कॉमन ले सकते हो और r2 में से भी 2 कॉमन ले सकते हो। सॉरी, आप x माइनस, आपको घटाना है r1 माइनस r3, r1 माइनस r3, तो जो आपका r1 होगा x माइनस 2 माइनस, सॉरी, तो ये आपका r1 होगा x से x कैंसिल हो जाएगा, ये 6, 2x माइनस 3, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, ये होगा आपका 24 और 3x से 3x कैंसिल, ये होगा आपका 60। इसी प्रकार आपको r2 चेंज करना था r2 माइनस r3 से, तो x माइनस 4 में से आपको करना है तो 4, 18 और 48 बराबर 0। क्लियर है सभी को? अब आप यहां से 6 कॉमन ले सकते हो, यहां से 4 कॉमन ले सकते हो। 6 यहां से आपको कॉमन आएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका 1, 4, 10।
4 10, यहाँ से 2 को मिलेंगे तो हो जाएगा 2 9 24, ये आपका x माइनस 1, 2x माइनस 7 और 3x माइनस 64। अब देखिए आप आसानी से इस सारणी का मान निकाल सकते हैं। आगे आप स्वयं सॉल्व करेंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, इसमें से x को गायब करेंगे। गायब करने का तरीका है, आप r1 को लिखेंगे r1 माइनस r3 और r2 को लिखेंगे आप r2 माइनस r3 से। आपको ये सारणी निकाल गई। अब इसका आप आसानी से मान निकाल सकते हैं। इससे आपको एक x में समीकरण मिलेगी, उसको सॉल्व करेंगे। आपको x में एक समीकरण मिलेगी, उसको सॉल्व करेंगे तो आपको x का मान आ जाएगा। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध कीजिए b प्लस c a प्लस b a c प्लस a b प्लस c b a प्लस b c प्लस a और c ये बराबर है इसके a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc के। आपको सिद्ध करना है कि इस सारणी का मान बराबर है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc के। अब देखिए LHS में आप देखिए यहाँ पर b प्लस c है, यहाँ पर c प्लस a है, यहाँ a प्लस b है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है a प्लस b, इधर है b प्लस c, इधर है c प्लस a और यहाँ है a b c। यदि आप r1 को चेंज कर देते हैं r1 प्लस r2 प्लस r3 से, यदि आप r1 को चेंज कर रहे हैं r1 प्लस r2 प्लस r3 से, तो देखिए b और b 2b, c और c 2c, a और a 2a, तो ये हो जाएगा 2 into a प्लस b प्लस c। इधर देखिए इसको भी जब आप तीनों को ऐड करेंगे तब आपको मिलेगा 2 into a प्लस b प्लस c। इसी प्रकार तीनों को ऐड करो, ये क्या मिल रहा है a प्लस b प्लस c। तो आपको r1 में a प्लस b प्लस c की टर्म मिल जाएगी, आप उसको कॉमन ले सकते हैं। यही बताया था। आप इस प्रकार की संक्रिया लगाइए जिससे कि या तो 0 मिल जाए या फिर कुछ कॉमन आ जाए। तो बताइए r1 को क्या लिखेंगे आप, तीनों को ऐड करिए तो क्या मिलेगा 2 into a प्लस b प्लस c, 2 into a प्लस b प्लस c, ये भी क्या हो जाएगा 2 into a प्लस b प्लस c, और ये हो जाएगा आपका a प्लस b प्लस c। आपने R2 में और R3 में कोई चेंज नहीं किया है, तो आप इसको एज इट लिख देंगे। तो ये हो जाएगा c प्लस a प्लस b प्लस c प्लस a b और c। अब देखो अब आप R1 में से क्या कॉमन ले सकते हैं a प्लस b प्लस c। ले लीजिए R1 में से कॉमन लेना है आपको a प्लस b प्लस c। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, आप जब मैट्रिक्स में से कॉमन ले रहे थे तो आपको मैट्रिक्स के सभी अवयवों में से कॉमन होना चाहिए, लेकिन सारणिक में आप एक एक पंक्ति या एक एक स्तंभ में से कॉमन लेते हैं। क्लियर है? तो मैंने क्या किया, पहली पंक्ति में से आपको कॉमन ले लिया a प्लस b प्लस c, तो ये हो जाएगा 2 2 1। ये है आपका c प्लस a प्लस b प्लस c प्लस a, और ये है आपका b और c। क्लियर है? अब देखो
जब आपको एक मिल जाए, क्या मिल जाए, एक, तब आसानी से आप किसी भी अवयव को जीरो बना सकते हैं। कैसे, देखिए, जब आप C1 को चेंज कर दें C1 माइनस 2C3 से, जब आप C1 को चेंज करेंगे C1 माइनस 2C3 से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 माइनस 2, तो क्या मिल जाएगा, 0। इसी प्रकार से यदि आप इसको जीरो बनाना चाहते हैं तो आप क्या करना पड़ेगा, C2 को आपको चेंज करना पड़ेगा C2 माइनस 2C3। जब आप 2 में से 2 घटाएंगे तब भी क्या मिलेगा, 0। क्लियर है? तो आप C1 को चेंज करेंगे C1 माइनस 2C3 से और C2 को चेंज करेंगे C2 माइनस 2C3 से, तो आपको मिलेगा A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, तो ये हो जाएगा आपका 0 0। आप C3 में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं तो इसको ऐसे कैसे लिखिए, ये हो जाएगा 1 B और C। क्लियर है? अब देखिए, आपको करना क्या था, C1 माइनस 2C3, तो ये हो जाएगा C प्लस A माइनस 2B A प्लस B माइनस 2C। अब आप C2 को चेंज कर रहे हैं C2 माइनस 2C3 से, तो ये हो जाएगा C माइनस B और ये हो जाएगा A माइनस C। भाई ये माइनस के 2B और ये माइनस के 2C, माइनस के 2B प्लस के B क्या मिलेगा, माइनस के B, माइनस के 2C प्लस के C क्या मिलेगा, माइनस के C, और ये बराबर है 0। क्लियर है? अब आप इसको आप देख रहे हैं जो R1 में कितनी जीरो हैं, 2, तब इस स्थिति में आप आसानी से इस सारणी का मान निकाल सकते हैं। तो आप R1 के अकॉर्डिंग इस सारणी का मान निकालिए। तो ये बराबर हो जाएगा A प्लस B प्लस C, सॉरी बराबर नहीं है, ये तो आपको प्रूव करना है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3AB के। अब A प्लस B प्लस C, अब देखिए 0 इंटू इसका सेकेंडर प्लस 0 इंटू इसका सेकेंडर, इसके लिए 0 प्लस का चिन्ह आ रहा है, इसके लिए माइनस का, और ये हो जाएगा माइनस प्लस 1 को बताइए सेकेंडर क्या उपसारणी क्या हो जाएगी, इसकी चिन्ह क्या होता है, प्लस का। अब सिर्फ आपको क्या लिखनी है, 1 की उपसारणी। तो आप इस लाइन को हटाएंगे और इस स्तंभ को हटाएंगे तो आपको मिलेगा C प्लस A, आपको मिलेगा, आपको क्या है, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हटाना है, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए C प्लस A माइनस 2B C माइनस B A प्लस 2B माइनस 2C A माइनस C। क्लियर है? तो अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा A प्लस B प्लस C इंटू, इसको आप सॉल्व करना, काटेंगे पीटेंगे और आपको मिलेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। इसको आप देखो, ये 0 प्लस 0, इसका गुना इससे करना, इसका गुना इससे करना, आपको क्या मिलेगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA, और ये फॉर्मूला होता है A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC का। ये फॉर्मूला इसका होता है A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC का। क्लियर है? तो आपको ये सॉल्व करना है, इस सारणी का, इसका सारणी का 2/2 क्रम के सामने आपको ये मिल जाएगा और ये बराबर है आपके RHS के। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपको मान याद करना है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर। इसका आपको वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो इसका मान लिख लीजिए। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 4 9, ये हो जाएगा 4 9 16, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 16 और 25। अब आपको करना क्या है? आप इसका मान निकाल सकते हो। ये 3 बाई 3 क्रम की मैट्रिक्स सामने है और इसका आप आसानी से मान निकाल सकते हैं। क्या करेंगे बताइए? आप इसको जब आप मैं ये कह रहा हूं, जब आपको 1 मिल जाए तब आप 2 अवयवों को आसानी से 0 बना सकते हैं। बताओ कैसे? आप R2 को चेंज कर दीजिए R2 माइनस 4 R1 से, और R3 को चेंज कर दीजिए R3 माइनस 9 R1 से। तो आपको ये दोनों अवयव क्या मिल जाएंगे? 0। तब आसानी से इस सारणी का आप मान निकाल सकते हैं। यदि आप डायरेक्ट भी इसका मान निकालना चाहते हैं तब भी निकाल सकते हैं। यदि आप ये संक्रिया और लगा देंगे तब आपकी जो कैलकुलेशन है वो और भी आसान बन जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में यदि ओमेगा इकाई का घनमूल है, आपको ओमेगा दिया हुआ है इकाई का घनमूल, ओमेगा है वो इकाई का क्या है? घनमूल। तो आपको सारणी का मान निकालना है 1 ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। इसका आपको मान निकालना है 1 ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। आपको दिया हुआ है यदि ओमेगा इकाई का घनमूल है, यदि ओमेगा इकाई का घनमूल है तो आपको इस सारणी का मान निकालना है। आप पहले ही पढ़ चुके हो, यदि ओमेगा इकाई का घनमूल है तो आपने 2 फॉर्मूले पढ़े होंगे। ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0 के। यदि ओमेगा क्यूब, यदि ओमेगा इकाई का घनमूल है तो ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0 के। अब देखिए, आप सबसे पहले तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू रख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 1 ओमेगा क्यूब क्या होता है? 1। ये 1 हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। अब देखिए, जब आप R1 में से R2 को हटाएंगे तब ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? R1 को चेंज करेंगे R1 माइनस R2 से। तो आपको मिलेगा 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। ये है आपका ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। आपने R2 और R3 में कोई चेंज नहीं किया है, तो आप इसको ऐसे कैसे रखेंगे? 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। अब देखिए, R1 में आपको 2 0 दिख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? R1 के अकॉर्डिंग ही इसका मान ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0। देखिए 0 इंटू इसका सेकंड टर्म क्या हो जाएगा? 0 इंटू इसका सेकंड टर्म 0। ये माइनस का आता है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा,
और इसकी उपसारणी, इसको हटाएंगे और पहली पंक्ति हटेगी और तीसरा स्तंभ, तो आपको मिलेगा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। तो ये बराबर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? आप ओमेगा का गुणा ओमेगा से करिए, क्या मिलेगा? ओमेगा क्यू माइनस ओमेगा 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यू। ओमेगा क्यू क्या होता है बताइए? 1 माइनस आप इसको ले सकते हो ओमेगा इंटू ओमेगा क्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यू की वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए आपको पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0 के। तो यहां से 1 बराबर हो जाएगा, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा -1 के। तो आप इसको लिख सकते हो 2 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और 2 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? माइनस के 1। तो ये हो जाएगा -1, तो ये बराबर हो जाएगा 3 के। क्लियर है? तो सिर्फ आपको इस क्वेश्चन के अंदर इन दो बातों का पता होना चाहिए। यदि ओमेगा इकाई का घनमूल है, यदि ओमेगा इकाई का घनमूल है तो ओमेगा क्यू बराबर होता है 1 के, तथा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0 के। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको सिद्ध करना है, क्वेश्चन नंबर 12। ए स्क्वायर प्लस ए बी बी सी बी स्क्वायर प्लस बी सी ए सी प्लस सी स्क्वायर, ए सी और सी स्क्वायर। और ये आपको बराबर प्रूव करना है 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप LHS और RHS दोनों को एक साथ देखेंगे। उससे क्या होगा, आपको देखिए RHS के अंदर क्या लेके आना है? A, B और C की टर्म लेके आनी है। आपको RHS में A, B और C की टर्म लेके आनी है। तो आप इधर देखिए ABC कैसे निकाल सकते हो आप? तो आप यहाँ पर गौर से देखिए, आप C1 में देख रहे हो, यहाँ पे भी ये है, इन दोनों में भी ये है और इसमें भी A है। तो आप C1 में से क्या कॉमन ले सकते हो? A। इसी प्रकार से आप देख रहे हो C2 में, यहाँ पे भी B है, इधर भी B है और इन दोनों में भी B है। तो आप आसानी से C2 में क्या कॉमन ले सकते हो? B। इसी प्रकार से आप C3 में देख रहे हो, यहाँ पर भी C है, यहाँ भी C है और यहाँ भी C है, अर्थात तीनों कंडीशन में क्या है? C कॉमन आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, C1 में से कॉमन लेंगे A, C2 में से कॉमन लेंगे B और C3 में से कॉमन लेंगे C। तो बताओ क्या बाहर क्या आएगा? A, B, C। क्लियर है? अब देखिए तो आपको C1 मिलेगा A प्लस B और ये हो जाएगा B। इसी प्रकार जब आप C2 में से कॉमन लेते हैं B, तो आपको ये मिलेगा C, B और B प्लस C। जब आप C3 में से C कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा A प्लस C, A और C। क्लियर है? अब देखिए तो आपको ABC बाहर आ गया। अब यहां से आप देखो कुछ भी कर लीजिए, आपको जब तीनों को ऐड करेंगे तभी आपको A प्लस C मिलेगा, ये B प्लस C मिलेगा और ये किससे मिलेगा?
ए प्लस सी में। तो इससे भी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट या तो आप कर सकते हो R1 को चेंज कर सकते हो R1 प्लस R2 प्लस R3 से, या फिर आप डायरेक्ट इस सारणी का मान निकालेंगे, तब भी आपको कोई ज्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी। तो आप या तो R1 को चेंज कर दीजिए R1 प्लस R2 प्लस R3 से, या फिर डायरेक्ट भी इस सारणी का मान आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो आगे आप स्वयं सॉल्व करेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि सामने डेल्टा बराबर आपको दिया हुआ है, यदि सामने डेल्टा बराबर A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, आपको डेल्टा दिया हुआ है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। मैं आपको A1 B1 C1 आदि क्रम से A1 B1 और C1 के सहखंडज है, तो सिद्ध कीजिए कि आपको दर्शाना है डेल्टा स्क्वायर बराबर होगा A1 B1 C1 A2 B2 A2 B2 C2 A3 B3 C3। दोबारा से देखिए, आपको डेल्टा दिया हुआ है, आपको डेल्टा की वैल्यू दी हुई है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, और आपको सिद्ध करना है जो डेल्टा स्क्वायर है वो किसके बराबर होना चाहिए, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 के, जहां A1 सहखंडज है A1 का, जो कैपिटल A1 है वो सहखंडज है स्मॉल A1 का, और कैपिटल B1 सहखंडज है स्मॉल B1 का। इसी प्रकार कैपिटल C1 सहखंडज है C1 का। तो आपको जो कैपिटल है वो स्मॉल का क्या दिया हुआ है, सहखंडज। तो आपको डेल्टा दिया हुआ है और आपको डेल्टा स्क्वायर निकालना है। क्लियर है? अब देखिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ी देर के लिए मैं एक मैट्रिक्स सारणी माना डेल्टा डैश, आप इसको थोड़ी देर के लिए डेल्टा डैश मान लीजिए। डेल्टा डैश माना डेल्टा डैश बराबर A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। इधर देखिए, यदि मैं आपको प्रूव कर देता हूं, यदि आपके सामने है A इंटू B बराबर AQ, यदि आप A का गुणा B से करने पर यदि आपको AQ मिलता है, और आप जानते हो A इंटू A स्क्वायर करने पर क्या मिलता है, बताइए, AQ क्या मिलता है। यदि A का गुणा B से करने पर आपको क्या मिले, AQ, और A का गुणा A स्क्वायर से करने पर आपको क्या मिल रहा है, आप जानते ही हो, AQ। तो 1 और 2 से बताइए क्या हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा A इंटू A स्क्वायर के। तब आप जानते हो इस स्थिति में B किसके बराबर हो जाएगा, A स्क्वायर के। यदि AB बराबर A इंटू A स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या होगा, B बराबर होगा A स्क्वायर के। क्लियर है? तो अब देखिए मैं क्या करूंगा, यदि मैं डेल्टा का गुणा डेल्टा डैश से करूं, यदि मैं डेल्टा का गुणा डेल्टा डैश से करूं, और यदि आपको ये डेल्टा क्यू आ जाए, यदि डेल्टा का गुणा मैं डेल्टा डैश से करूं और आपको क्या मिल जाए, डेल्टा क्यू, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, जो डेल्टा डैश है वो बराबर होगा डेल्टा स्क्वायर के, क्योंकि हम जानते हैं कि डेल्टा इंटू डेल्टा स्क्वायर किसके बराबर होता है,
डेल्टा क्यू के। तो आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए, तो डेल्टा डैश बराबर हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर के। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेल्टा इंटू डेल्टा एस की वैल्यू निकालेंगे और वो आपको क्या बताएंगे, डेल्टा क्यू। तब आप कह सकते हो जो डेल्टा डैश है वो बराबर होगा डेल्टा स्क्वायर के। तो देखिए सबसे पहले आप डेल्टा इंटू डेल्टा डैश निकालिए। तो आपको डेल्टा दिया हुआ है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 और आपका डेल्टा डैश हो जाएगा कैपिटल A1। डेल्टा डैश आपने माना डेल्टा डैश बराबर दिस A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। मैं क्या कर रहा हूं, आपने डेल्टा डैश मान के चला है, ये सामने आप कल्पना कर रहे हो कि डेल्टा डैश का मान ये है। तो देखिए डेल्टा इंटू डेल्टा डैश, आप सामने का मैं गुणा कर रहा हूं रो टू रो, अर्थात पंक्ति का पंक्ति से गुणा करना है आपको। तो आपको मिलेगा डेल्टा इंटू डेल्टा डैश बराबर A1 पहली पंक्ति का पहली पंक्ति से, तो ये हो जाएगा A1 प्लस B1 प्लस C1 कैपिटल C1। क्लियर है। इसी प्रकार से आपको मिलेगा देखिए आपने क्या किया है, पहली पंक्ति का पहली पंक्ति से, अब करेंगे पहली पंक्ति का दूसरी पंक्ति से। तो ये आपको मिलेगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। अब करेंगे आप पहली पंक्ति का तीसरे पंक्ति से, तो ये हो जाएगा A1 A3 प्लस B1 B3 प्लस C1 C3। क्लियर है। इसी प्रकार से आप करेंगे पहली पंक्ति का दूसरी पंक्ति का पहली पंक्ति से, तो ये हो जाएगा A2 A1 प्लस B2 B1 प्लस C2 C1। अब आप करेंगे दूसरी पंक्ति का दूसरी पंक्ति से, तो ये हो जाएगा A2 प्लस B2 प्लस C3। अब करेंगे आप दूसरी पंक्ति का तीसरी पंक्ति से, तो ये हो जाएगा आपका A2 A3 प्लस B2 B3 प्लस C2 C3। क्लियर है। अब आप करेंगे तीसरी पंक्ति का पहली पंक्ति से, तो ये हो जाएगा A3 A1 प्लस A3 B3 B1 प्लस C3 C1। अब आपको करना होगा तीसरी पंक्ति का दूसरी पंक्ति से, तो ये हो जाएगा A3 A2 प्लस B3 B2 प्लस C3 C2। क्लियर है। अब आप करेंगे तीसरी पंक्ति का तीसरी पंक्ति से, तो ये हो जाएगा A3 प्लस B3 प्लस C3। क्लियर है। अब देखिए आपने सारणिक के गुणधर्म में देखा था, यदि सारणिक में अवयव और उसके सेकंडजों के गुणांक, अवयव और उसके संगत सेकंडज के गुणांकों का जो योग है वो उस सारणिक के क्या बताता है, उस सारणिक का मान बताता है। देखिए दोबारा से देखिए, यदि किसी सारणिक में उसके अवयव और उनके सेकंडज का जो योग है, उसके अवयव और उसके सेकंडजों के गुणा का जो योग है
वो किसके बराबर होता है, उस सारणी के मान के। तो बताइए इस सारणी का जो पहली पंक्ति के अनुसार जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, a1 कैपिटल A1 स्मॉल a1 इंटू b1 प्लस c1 अर्थात a इंटू उसका सेकंडल प्लस b1 इंटू उसका सेकंडल प्लस c1 इंटू इसका सेकंडल। देखिए a1 का सेकंडल a1 है और स्मॉल b1 का जो सेकंडल है वो क्या है, कैपिटल B1 और इसका जो सेकंडल है वो क्या है, कैपिटल C1। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा के, क्योंकि जब आप R1 के अनुसार इसका मान निकालेंगे इस सारणी का R1 के अनुसार जो मान है वो क्या है, ये। क्लियर है। और आपने एक उदाहरण और पढ़ा था, यदि किसी सारणी में के प्रत्येक पंक्ति या किसी भी स्तंभ के संगत किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ का अन्य पंक्ति या अन्य स्तंभ के सहखंड के जो इसके सहखंड इसके संगत सहखंड है उनके गुणांकों का योग है वो क्या होता है, 0। अर्थात यदि आप R1 में R2 या R3 के सहखंडों के गुणांकों का योग है वो क्या होगा, 0 होगा। तो बताइए आप क्या कर रहे हो, पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति के सहखंडों के गुणांकों का योग कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति के सहखंडों के गुणांकों का योग कर रहे हो, तो ये बराबर हो जाएगा 0 के। इसी प्रकार आप इधर देखिए, आप पहली पंक्ति में तीसरी पंक्ति के सहखंडों का गुणांकों का योग कर रहे हो तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। इसी प्रकार से आप क्या कर रहे हो, दूसरी पंक्ति में पहली पंक्ति के सहखंडों का योग कर रहे हो। देखिए A2 B2 C2 क्या है, दूसरी पंक्ति, और कैपिटल A1 कैपिटल B1 कैपिटल C1 ये क्या है बताइए, पहली पंक्ति के सहखंडल। और मैंने आपको बताया था किसी भी पंक्ति में अन्य पंक्ति के सहखंडों के जो गुणांकों का योग है वो क्या होता है, 0। आप देखिए A2 B2 C2 C3 ये क्या है, दूसरी पंक्ति उसका सेकंडल प्लस दूसरी पंक्ति का अवयव इसका सेकंडल, अर्थात दूसरी पंक्ति में उसके सेकंडलों का योग है। तो ये बराबर हो जाएगा इस सारणी के मान के। तो बताइए इसको सॉल्व करिए तो आपको मिलेगा डेल्टा इंटू डेल्टा डैश बराबर, ये क्या है, सामने का मान ही हो जाएगा डेल्टा, ये बराबर हो गया 0 के और ये भी बराबर होगा 0 के। इसी प्रकार ये बराबर हो जाएगा 0 के, ये बराबर होगा डेल्टा के और ये भी बराबर हो जाएगा 0 के, क्योंकि आप दूसरी पंक्ति में तीसरी पंक्ति के सहखंडों के गुणांकों का योग कर रहे हो। जब आप उसी पंक्ति के सहखंडों के गुणांकों का योग करते हो तो सारणी का मान आता है, और दूसरी पंक्ति के या दूसरे स्तंभ के सहखंडों के गुणांकों का योग करते हो तो आपको 0 मिलता है। तो बताइए ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 और ये डेल्टा। क्लियर है, ये इसकी वैल्यू भी 0 इसकी भी 0 और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा। क्लियर है। अब देखिए तो आपको मिल गया जो गई आपकी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, और आपने जो लास्ट उदाहरण पढ़ा था यही पढ़ा था कि जो त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है उसका मान उसके विकर्णों के गुणनफल के बराबर होता है। आपने पढ़ा था जो त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है उसकी जो सारणिक है उसका मान उसके विकर्ण के अवयवों के गुणनफल के बराबर होता है। तो डेल्टा इंटू डेल्टा डैश बराबर हो जाएगा डेल्टा इंटू डेल्टा इंटू डेल्टा, और ये बराबर हो जाएगा डेल्टा क्यू के। 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। इसको आप देखिए समीकरण नंबर 1। और आप जानते हो वी नो दैट, आप जानते हैं जो डेल्टा इंटू डेल्टा स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, डेल्टा क्यू के। भाई आप डेल्टा क्यू को क्या ले सकते हो, डेल्टा इंटू डेल्टा स्क्वायर। तो आप 1 और 2 की तुलना करिए तो ये बराबर हो जाएगा 1 और 2 से
डेल्टा डैश किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर के। और आपने डेल्टा डैश क्या माना था बताइए, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3। क्लियर। और यही आपको प्रूव करना था। तो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक बात का विशेष ध्यान रखना है, आप सबसे पहले डेल्टा डैश मान के चलेंगे और आप ये प्रूव करेंगे। यहाँ पर बताइए a1 b1 c1 क्या है, ये स्मॉल a1 का सेकंडज है, ये स्मॉल b1 का सेकंडज है और ये स्मॉल c1 का सेकंडज है। इसी प्रकार से a2 का b2 का c2 का और ये a3 का b3 का और ये कैपिटल स्मॉल c3 का सेकंडज है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप डेल्टा डैश मानेंगे और डेल्टा डैश आप बताएंगे कि जब डेल्टा का गुणा डेल्टा डैश से करेंगे तो आप क्या प्रूव करेंगे उसको, डेल्टा क्यू। और उसके लिए आपको दो गुणधर्मों का यूज करना है। यदि आप उसी पंक्ति अवयवों में उसी पंक्ति के उसके संगत सहखंडजों के गुणांकों का योग कर रहे हैं तो आपको सारणिक का मान प्राप्त होता है, और अन्य पंक्ति के सहखंडजों के गुणांकों का योग कर रहे हैं तो आपको इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्लियर है। और आपको यहां बताना है, आप इसका मान डायरेक्ट निकाल सकते हो कि आप त्रिभुजाकार मैट्रिक्स का जो मान है, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स के सारणिक का जो मान है क्या होता है, उसके विकर्णों के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात डेल्टा इंटू डेल्टा डैश आपका बराबर होगा डेल्टा क्यू के। और आप जानते हो डेल्टा क्यू किसके बराबर होता है, डेल्टा इंटू डेल्टा स्क्वायर के। जब आप 1 और 2 की तुलना करेंगे तो बताइए डेल्टा डैश किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर के। और तो इसका डेल्टा डैश आपने क्या माना हुआ है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। अतः डेल्टा स्क्वायर भी क्या हो गया, ये। और यही आपको प्रूव करना था। क्लियर है सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए। अब आप इसी के साथ आपकी 4.2 प्रश्नावली कंप्लीट होती है। आप इसमें आपको विविध देखिए अपने हिसाब से आप यदि क्वेश्चन करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी रहेगी। तो आप विविध प्रश्नावली 4 अब चलते हैं विविध प्रश्नावली 4 पर। इसका पहला क्वेश्चन है विविधता क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, cos 80 डिग्री माइनस cos 10 डिग्री sin 80 sin 10 डिग्री। क्लियर है। आपको इसका मान निकालना है तो क्या करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे, ये हो जाएगा, ये बराबर होगा cos 80 sin 10 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस sin 80 cos 10 sin a cos b प्लस cos a sin b। ये फॉर्मूला हो जाता है sin a प्लस b का। तो sin 80 प्लस 10 बराबर हो जाएगा sin 90 बराबर a। क्लियर है सभी को। दूसरा क्वेश्चन स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको डेल्टा बराबर दिया हुआ है 1 1 2 3 4 5 6 1 2 और 4। तो आपको अगर यह आपको दिया हुआ है तो आपको मान बताना है -2 -4 -6 -8 -10 -12 -2 -4 और -8। देखिए आपको इसका मान दिया हुआ है और इसका मान आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए आपको मान कब निकाल सकते हैं, इसकी सहायता से जब ये सारणिक इसका रूप धारण कर ले। तो आप 1 2 3 से ये पहली पंक्ति में, तो बताइए जब मैं यहाँ से -2 कॉमन लूंगा तो ये क्या बन जाएगा 1 2 3।
तो R1 में से कॉमन लेना पड़ेगा आपको माइनस के 2। आप 4 कॉमन लेंगे किसमें से, सॉरी जब आप यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेंगे तब आपको 4 5 6 मिल जाएगा। तो R2 में से भी क्या कॉमन लेंगे, माइनस के 2, और R3 में से भी क्या कॉमन लेना पड़ेगा आपको, माइनस के 2। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 1 2 4। अब इसका मान आपको दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 2 2 4 4 2 8, तो माइनस के 8 इंटू डेल्टा। इसका मान क्या दिया हुआ है आपको, बराबर डेल्टा के। ये तो आपको डेल्टा दिया हुआ है तो ये हो गया आपको माइनस डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये करा है निम्न में से सारणी किसके समान है। तो आप क्या करेंगे, इस सारणी का मान निकालेंगे और जो ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उन सभी का मान निकालेंगे और जिसका मान बराबर आएगा वो सारणी के बराबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 आप स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में करा रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन नंबर 6 में R1 को चेंज करेंगे R1 माइनस R3 से, और R2 को चेंज करेंगे आप R2 माइनस R3 से। तो आपको A11 और A21 0 0 हो जाएगा। आप पहले स्तंभ के अनुसार सारणी का मान निकालेंगे तो आपको आसानी से इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो सिर्फ आपको R1 चेंज करना है R1 माइनस R3 से, और R2 चेंज करना है R2 माइनस R3 से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है ओमेगा इकाई का घनमूल हो। यदि ओमेगा इकाई का घनमूल हो तो सारणी एक ओमेगा 4 ओमेगा 8 ओमेगा 4 ओमेगा 8 बन ओमेगा 8 बन ओमेगा 4 की वैल्यू निकालनी है। आपको दिया हुआ है जो ओमेगा है वो क्या है, इकाई का घनमूल। तो आपको पता ही होगा यदि ओमेगा इकाई का घनमूल है तो ओमेगा क्यू बराबर होगा 1 के, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा 0 के। तो सबसे पहले तो 1 ओमेगा 4 को आप लिख सकते हो ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा, और ओमेगा 8 को आप लिख सकते हो ओमेगा की घात 3 की पावर 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है। मैं आप इसको ऐसे क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आप ओमेगा क्यू की वैल्यू जानते हो। तो आप यदि इसको ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा के रूप में लिख देंगे तो मैं ओमेगा क्यू को क्या रख दूंगा, 1। इसी प्रकार से यदि आप ओमेगा 8 को ओमेगा की घात 6 इंटू ओमेगा की घात 2, आप ओमेगा की घात 6 को लिख सकते हो ओमेगा की घात 3 की पावर 2। इसी प्रकार से ओमेगा 4 हो जाएगा ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा, ये हो जाएगा ओमेगा क्यू की घात 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा क्यू की घात 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा। अब आप ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 रखो तो ये हो जाएगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। क्लियर है। अब देखो, अब देखिए यदि आप C1 को चेंज कर देते हो C1 प्लस C2 प्लस C3 से, तो आपको मिलेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0 के। तो आपका प्रथम स्तंभ क्या हो जाएगा, 0। करिए, आप C1 को चेंज करिए C1 प्लस C2 प्लस C3 से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर
ये भी हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। और आप जानते हो ये सब किसके बराबर हैं? 0 के, क्योंकि आप जानते हो यदि ओमेगा इकाई का घनमूल है तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0 के। ये पहला स्तंभ के सारे अवयव 0 आ गए, इसका मतलब है सारणी का मान भी क्या होगा? 0, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि सारणी की कोई भी पंक्ति, यदि किसी सारणी की कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस सारणी का मान भी शून्य होता है। क्लियर है? ओके, धन्यवाद। यदि आपको कोई समस्या आई हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक, ओके।